जय हिंद दोस्तों। आजकल आप पूरी दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट का माहौल देख रहे हैं। कई सारी जगहों पर आपसी स्ट्रगल आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये जो युद्ध का माहौल है, यहाँ पर हथियारों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, हम आज कोई मेडिवल युग में, एंशिएंट युग में या किसी अर्ली मॉडर्न युग में नहीं जी रहे हैं। आज युद्ध का जो तरीका है, ये संख्या बल पर डिपेंड नहीं करता कि आपके पास में कितनी संख्या बल है। पहले युद्ध होते थे तो दो देश, दोनों सेनाएं आपस में जब एक दूसरे के सामने आती थी तो वहां पर शोकेस किया जाता था किसके पास कितनी संख्या है। अब संख्या का कोई खास रोल रहा नहीं। अब जमाना है टेक्नोलॉजी का, वॉरफेयर का तरीका बदल गया है। अब टेक्नोलॉजी वॉरफेयर है। किसके पास कितने एडवांस वेपन्स हैं, किसके पास कितनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, ये तय करती है कि किस देश की सुपीरियोरिटी इस युद्ध में होने वाली है। यह आपने इजराइल के केस में बहुत अच्छे से देखा है। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, इजराइल जब से बना है आप देखिए इजराइल के पास में पॉपुलेशन कितनी है, उनकी सेना की संख्या कितनी छोटी है। जब उनकी 6 डे वॉर हुई, उनके अगल बगल के सभी पड़ोसी देशों ने मिलकर के एक साथ 1967 में उन पर हमला किया, फिर भी इजराइल युद्ध जीत गया। अपने सभी देशों के ऊपर में उसने एक पूरी तरीके से डोमिनेशन शो किया और सबकी बाउंड्रीज थोड़ी 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 छीन ली। 1948 में जब हमला हुआ था तब भी वो जीता था। उसके बाद जब जब योम किपर वॉर 1 हुई तब जीता है। कई बार ऐसा वो देख चुका है। और ऐसी ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, वो है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी। आज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिस भी देश के पास हो, जिस भी देश की एयरफोर्स के पास हो, वो युद्ध की दशा और दिशा बदलने की कुवत रखता है। आप अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग को ऑपरेट करता है और आप उसकी एयर सुपीरियोरिटी से भली भांति परिचित हैं। एक बार को अमेरिकन एयरफोर्स की F-22 और F-35 जिस भी देश की सीमा के ऊपर पहुंच जाते हैं, वहां पर तो ऐसा लगता है कि मानो बस यमराज ऊपर मंडरा रहे हैं। इस प्रकार का खौफ है F-22 और F-35 का दुनिया भर में। देखिए, एज ऑफ नाउ भारत के पास में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है नहीं। तो इसी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक न्यूज आजकल सरफेस हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत और रशिया मिल करके सुखोई 57 का एक इंडियन वर्जन को डेवलप करेंगे, उसका को प्रोडक्शन करेंगे इंडिया के अंदर में। ऐसी न्यूज सरफेस हो रही है, इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि ये न्यूज कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात होगी, ये कितनी बड़ी न्यूज है। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि आखिर ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होते ही क्या है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो सबसे पहली बात ये समझिए, 5th जनरेशन है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इस नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट का हर चीज नेक्स्ट लेवल का होगा। एक एयरक्राफ्ट के अंदर में क्या होता है, उसकी स्पीड, उसकी रेंज, उसकी मैनरेबिलिटी, उसके ऑपरेट करने के तरीके, किस प्रकार से वो इंगेज हो सकता है दुश्मन एयरफोर्स के साथ में, दुश्मन सेनाओं के साथ में, किस प्रकार के हथियार कैरी कर सकता है, किस प्रकार से वो कम्युनिकेट कर सकता है, किस तरीके के रेडार सिस्टम्स उसके अंदर में होते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेवल होंगी। उसके इंजन की कैपेसिटी, उसके इंजन का जो पावर है वो नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में, वो होती है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब कि वो दुश्मन की नजर में आए बिना, दुश्मन के रेडार की नजर में आए बिना, दुश्मन के देश में जाकर किसी ऑपरेशन को अंजाम देकर के वापस लौट आ सकता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का। एयर सुपीरियोरिटी के लिए युद्ध के माहौल में बहुत आवश्यक है कि आपके पास में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने चाहिए। देखिए, दुनिया के देशों की अगर बात करें, कहां कहां पर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और कौन से हैं। यूएस देखिए F-22 और F-35 ऑपरेट करता है। चाइना हमारा पड़ोसी देश, एक होस्टाइल नेशन, उसके पास में J-20 थंडर नाम का एक खुद का बनाया हुआ, एक इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और वो बहुत जल्दी एक FC-31 इसको भी अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाले हैं। आप रशिया की बात करें तो रशिया के पास में Su-57 है और बहुत जल्दी वो Su-75 चेकमेट इसको भी अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करने वाला है। इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पूछ रहे होंगे कि ये हर देश ये दो दो तरीके के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट क्यों बना रहा है। देखिए, एक वो बनाते हैं अगर हाई रिस्क ऑपरेशन कहीं पर अंजाम देना है, उसके लिए ज्यादा कैपेसिटी वाला, जिसमें कम से कम 2 इंजन लगे हों, ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट, वो ये सब बना रहे हैं। और जिसमें कि जहां पर ऐसी कोई जगह है जहां पर कि लो रिस्क है या मीडियम रिस्क ऑपरेशंस करने हैं, यहां पर आपको हल्के हवाई जहाजों की जरूरत पड़ती है जो कि सस्ते में उसको प्रोड्यूस किया जा सके, कम लागत में प्रोड्यूस कर सके और वो जल्दी जाकर के कोई ऑपरेशन कर करके आ सके। इसके लिए आपको चाहिए हल्के, छोटे और सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। और तो और छोड़िए, पाकिस्तान ने भी टर्की के साथ में मिलकर आजकल ये क्लेम किया है
कि उनके पास में TAI कान नाम का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार है, जिसको वो 2028 तक अपने एयरफोर्स में इंडक्ट कर लेंगे। ये भारत के सीमाओं पर एक खतरे के आने की दस्तक है। अब आप इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान ये टर्की से भी हथियार प्राप्त कर रहा है, इधर ये चाइना से भी हथियार प्राप्त कर रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास में चाइना के J-20 जेट्स आ चुके हैं। टर्की भी जब ये TAI कान बना लेगा तो उसमें भी को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट का कुछ उसमें प्रोविजन रखा गया है, तो पाकिस्तान के पास में ये भी आएंगे। अब ऐसे में भारत के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है? एज ऑफ नाउ तो नहीं मौजूद है। भारत के पास में एक भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। देखिए, भारत की संपूर्ण सीमा की रक्षा करने के लिए कहा जाता है कि भारत के पास में एटलीस्ट 42 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट की होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर आप 12 से 24 एयरक्राफ्ट पाएंगे एक स्क्वाड्रन में। इंडिया के लिए इंडिया ने अपना स्क्वाड्रन 18 एयरक्राफ्ट का बनाया है। कितने हमारे पास? मात्र 31, यानी कि 11 स्क्वाड्रन की कमी है। एक दो एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है, 11 स्क्वाड्रन की कमी है, जिसका मतलब होता है 198 एयरक्राफ्ट की कमी। इसी 198 एयरक्राफ्ट की कमी को देखते हुए एयरफोर्स ने भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि तत्काल एक्विजिशन किया जाए। अभी अगर टू फ्रंट वॉर हो जाएगी तो हम देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं काफी सारे, वो भी पुराने हो चुके हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि MiG-21, जिसको फ्लाइंग कॉफिन बोलते हैं, उड़ता हुआ ताबूत, वो उड़ते उड़ते गिर जाता है। हमारे पास में पुरानी टेक्नोलॉजी के खराब विमान भी हैं, तो हमको तत्काल रिप्लेसमेंट्स की जरूरत है। देखिए, ये जो हम लोग संख्या देखते हैं कि 31 स्क्वाड्रन है, उसमें भी कई सारे पुराने हवाई जहाज, वो तो बस दिखाने के लिए हैं कि देख लो इतनी संख्या है। वो असल युद्ध में कितने काम आएंगे नहीं पता। अब ये तो देखिए, एयरफोर्स की ताकत है, उनकी ट्रेनिंग, उनका जज्बा, उसके कारण वो कई बार कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर जाते हैं जो कि सुनने में ही आश्चर्यजनक लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभिनंदन जी वाला जो केस था, वो MiG-21 से उन्होंने F-16 उड़ा दिया था। मतलब वो चिड़िया से बाज को मारने वाली बात उन्होंने कर दी थी। ये तो उनके जज्बे की बात है, लेकिन जज्बे से कब तक आप युद्ध लड़ते रहेंगे? कब तक ये बात बोलते रहेंगे कि हमारे देश के सैनिक बहुत वीर हैं, वो लड़ लेंगे? इस वीरता से अकेले काम नहीं चलेगा, आपको टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी। जब एयरफोर्स ने कहा सरकार से कि हमको तत्काल एक्विजिशन की जरूरत है, उस समय राफेल डील की गई और ये बात की गई कि अभी फिलहाल तत्काल आप 36 राफेल दीजिए, बाद में अपनी डील देखते रहेंगे। अब ये डील होगी। अब यहां पर बात आ रही है एक डील की, जिसको हम लोग बोलते हैं MRCA। MRCA डील के तहत भारत सरकार 114 नए एयरक्राफ्ट एक्वायर करने वाली है। MRCA का मतलब मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमको मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की और जरूरत है। 114 अभी हम लोग एक्वायर करने वाले हैं। अब यहीं पर बात शुरू हो गई। बात ये शुरू हो गई कि क्या इसमें हम लोग रशिया के Su-57 को एक्वायर करेंगे। अब देखिए, सब बातें क्यों शुरू हुई, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। कि बातें इसलिए शुरू हुई क्योंकि भारत ने रशिया के साथ में मिलकर, भारत का वर्तमान का जो सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट है वो है Su-30 MKI। Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हम लोगों ने रशिया से ऐसे नहीं परचेज कर लिया है, इसका जॉइंट डेवलपमेंट हुआ है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हुई है। इसमें काफी सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्लॉज भी शामिल थे। अब भारत ने और रशिया ने मिलकर के इस हवाई जहाज को बनाया इंडिया के अंदर में। इंडियन जरूरतों को देखते हुए, इंडियन नीड्स के अकॉर्डिंगली इसको कस्टमाइज किया गया और फिर इंडिया में बनाया गया। यहां से जो टेक्नोलॉजीज निकल करके आई, उसी बेसिस पर रशिया ने आगे चल करके इसके और वर्जन्स बनाए और उसको दुनिया भर में बेचा भी। इसी के तहत हम लोगों ने एक और जॉइंट प्रोजेक्ट किया। हम लोगों ने बनाई साथ में मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। जब ये दो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो गए तो 2007 में अब ये बात होनी शुरू हो गई कि इंडिया और रशिया मिल करके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और देखिए, 2007 से लेकर 2018 हो गए, लगभग 11 साल तक नेगोशिएशंस होती रहीं और फाइनली 2018 में जाकर के इंडियन एयरफोर्स ने बात बोल दिया कि अब हम इस प्रकार के किसी जॉइंट डेवलपमेंट के मूड में नहीं हैं, हम आपके साथ में मिलकर के ये इसका को प्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसका कारण है, उसका कारण क्या था? Su-57 जो उन्होंने हमको शोकेस किया शुरुआत में, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने 40 खामियां गिना दी। उन्होंने बोला कि इसमें ये 40 कमियां हैं। कई सारी उसमें बातें थी। उसमें पहली चीज तो उनका जो इंजन था वो कोई खास अपग्रेड नहीं था उसमें। इसमें और भी चीज थी, जैसे कि हमको चाहिए था कि उसमें ट्विन पायलट सीटिंग कैपेसिटी हो और वो लोग सिंगल पायलट प्लेन बना रहे थे। ऐसे कई सारी हम लोगों ने उसमें कमियां गिनाई और प्रोजेक्ट से हम लोगों ने बैकआउट कर दिया। जैसे ही भारत उस प्रोजेक्ट से बाहर आया, अब दुनिया भर के देश हम लोगों को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम पर अपनी अपनी एयरक्राफ्ट लेकर आगे आने लगे। और कौन आएगा उसमें, किसके पास है? अमेरिका। अमेरिका ने हमको F-35 देने की बात कही, प्रपोज किया।
भारत ने ये प्रपोजल भी एज ऑफ नाउ स्वीकार नहीं किया है, इनफैक्ट उसको रिजेक्ट ही कर दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है, पहली बात तो ये कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो प्लेन ठीक नहीं है, इंडियन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता, और जो सबसे बड़ी बात है वो है उसकी कॉस्ट। आप राफेल देखेंगे, राफेल हम लोगों ने जो एक्वायर किया उसकी 1 यूनिट की कॉस्ट आती है $80 मिलियन। वहीं आप F-35 की बात करें, उसकी कॉस्ट है $180 मिलियन। ये इतनी जो बड़ी कॉस्ट है, इसके कारण से हम लोगों ने F-35 को तो रिजेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ हम लोगों ने Su-57 के जॉइंट डेवलपमेंट की बात 2018 में वो भी रिजेक्ट कर दी। इसके बाद से रशिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। रशिया ने लगातार इस पर काम किया, लेकिन एक मजाक उड़ाया जाता है कि अमेरिका के एयरफोर्स के पास में इतनी ताकत नहीं है कि वो रशिया के एक स्क्वाड्रन Su-57 को भी गिरा सके। वो एक स्क्वाड्रन को भी नहीं गिरा सकता। और वो क्यों नहीं गिरा सकता? इसलिए नहीं कि रशियन एयरफोर्स की ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 है वो बहुत एडवांस है, थोड़ा एडवांस है, लेकिन F-22 के आगे शायद उतना ना टिक पाए। लेकिन ये बोला इसलिए जाता है, मजाक इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि रशिया के पास में Su-57 की एक स्क्वाड्रन भी नहीं है। तो अगर एक स्क्वाड्रन है ही नहीं तो एक स्क्वाड्रन उड़ाएंगे कैसे? अब ये इसलिए नहीं है उनके पास में Su-57 के नाम पर सिर्फ 12 एयरक्राफ्ट हैं, सिर्फ 12। इतना बड़ा देश रशिया, सिर्फ 12 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो कहने के लिए बना लिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसको डेवलप करने के लिए वो है कॉस्ट, फाइनेंसेस। वो कहां से आएंगे? रशिया के ऊपर में लगे हैं सैंक्शंस, रशिया के पास में हो रही है फाइनेंशियल क्राइसिस। उनका $650 बिलियन का जो फॉरेन रिजर्व था वो आज की डेट में फ्रीज कर दिया गया। उनका ट्रेड दुनिया के कई सारे देशों के साथ में हो नहीं रहा है। तो कहिए कि भारत और चीन जैसे बड़े विकासशील देश की रशिया के साथ में आज की डेट में ऑयल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, तो थोड़ी बहुत फाइनेंसेस उनकी मैनेज हो पा रही हैं। अदरवाइज तो रशिया की इकॉनमी एकदम ट्रिपल डाउन कर जाती। अब ऐसे में रशिया को ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है, उनको ये बात समझ में आ रही है कि किसी के साथ में को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फिर से इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस समय सिर्फ चाइना और इंडिया ही हैं जो कि सैंक्शंस के बावजूद उनके साथ में इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, किसी डिफेंस डील को कर सकते हैं। चाइना के पास वो नहीं जा सकते। क्या कारण है? क्योंकि चाइना के पास में ऑलरेडी J-20 उनका खुद का बनाया हुआ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, और वो चाइना पर उतना ज्यादा रिलाई भी नहीं करते। तो अब उन्होंने इंडियंस को एक नया ऑफर दिया है, और अब वो एक नया प्लेन लेकर आए जिसका नाम उन्होंने रखा T-50 पैकफ। 2011 में इसी का कुछ मिलता जुलता उन्होंने एक एयरक्राफ्ट दिखाया था। अभी दुबई एयर शो भी था, दुबई एयर शो में उन्होंने ये प्लेन शोकेस किया। यहाँ पर अगर इंजन की बात करें तो Zelia 117 नाम का इसमें एक इंजन लगा हुआ है, जिसका कि थ्रस्ट पिछले वाले जो इंजन था सुखोई 30 MKI का उससे काफी अपग्रेडेड है। इसको कहा जा रहा है कि लो मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट है, ये ज्यादा इसकी रेंज होगी, इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। अगर आप F-22 अमेरिका का जो मेन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके साथ में कंपेयर करें तो काफी कंपेरेबल एयरक्राफ्ट आपको नजर आएगा। जहां आप देखिए इसकी स्पीड भी F-22 के आसपास ही है, इसकी जो रेंज है वो भी उसके बराबर है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो भी कंपेरेबल है। तो F-22 से इसको कंपेयर कर रहे हैं ये। और जो सबसे बड़ी चिंता थी, ये जो कहा जा रहा था कि एक ही पायलट बैठ सकता है, ट्विन पायलट की सीटिंग कैपेसिटी, और उसके लिए जो भी कुछ वहां पर अरेंजमेंट्स करने हैं वो सारी चीजें इसमें कर ली गई हैं, और जो भी इंडिया की डिमांड्स थी उन सभी को ऑलमोस्ट यहाँ पर में पूरा कर दिया गया है। तो अब बात की जा रही है कि क्या अब भारत इस प्रोजेक्ट में अब हाथ डालेगा, क्या को डेवलपमेंट होगा? देखिए, एज ऑफ नाउ अभी तक इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने और इंडियन एयरफोर्स ने इस न्यूज को कंफर्म नहीं किया है। कई बार ऐसा भी होता है, जो डिफेंस कंपनीज होती हैं ये अपने वेपन सिस्टम की सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए ये मीडिया लॉबिंग करती हैं, जिससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर हथियार को लेकर के आपके दिमाग में एक पॉजिटिव छवि बन जाएगी देश की जनता के मन, और वो बन गई तो देश की जनता अपनी सरकार के ऊपर में प्रेशर बनाएगी कि ये पर्टिकुलर वेपन बहुत अच्छा है, इसको परचेस करो। तो कई बार ऐसा दबाव पड़ सकता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से हम लोग मीडिया ट्रायल्स की बात करते हैं कि मीडिया ट्रायल्स के थ्रू कोई डिसीजन नहीं आना चाहिए, डिसीजन लेने का काम, कोई फैसला सुनाने का काम वो कोर्ट का है। इसी प्रकार से ये डील होगी या नहीं होगी, हमको कौन सा हथियार खरीदना चाहिए कौन सा नहीं, ये एक्सपर्ट्स का काम है, ये मीडिया का काम नहीं है। हम लोगों ने एक नए हथियार पर काम करना शुरू किया है, जो कि आपने अक्सर इसका नाम सुना भी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एमका। हमारा सारा फोकस अभी एमका पर है। एमका क्या है? एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 2032 से पहले फिलहाल इसके एयरफोर्स में इंडक्ट होने की कोई चांसेस नहीं है, तो लगने वाला समय बहुत ज्यादा है। इसी कारण से ये एमआरसी डील के ऊपर में अभी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये जो 114 एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं, ये जल्दी से जल्दी इसका एक्विजिशन कंप्लीट कर लें। सबसे ज्यादा आगे लाइन में ऑब्वियसली कौन है? ये आता है राफेल, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने
36 रफेल खरीद रखे हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है, वो इससे परिचित हो चुके हैं रफेल से। और रफेल का ही जो एक प्रीवियस वर्जन है यानी कि मिराज 2000, वो हम लोग बहुत लंबे समय से ऑपरेट करते आ रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी से पूरी तरीके से परिचित हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड एयरक्राफ्ट है, तो हो सकता है कि रफेल हम लोग चुन लें। और देखिए एक और बात है कि रफेल की तारीफ आपको सिर्फ यहीं से नहीं देखने को मिलेगी, रफेल की कैपेबिलिटी आपको एक जगह से और देखने को मिलेगी कि इंडियन नेवी का जो मेन एयरक्राफ्ट है वो है मिग 29। अब वो भी पुराना हो रहा है, तो हमको उसको रिप्लेस करना था। उसको रिप्लेस करने के लिए बात हुई कि भारत तेजस अपना ही एयरक्राफ्ट क्यों नहीं यूज कर लेता, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को मना कर दिया खरीदने से। बोला कि नहीं, हमको ये एयरक्राफ्ट नहीं, कोई और चाहिए। और वहां पर अब हम लोग खरीद क्या रहे हैं, खरीद रहे हैं हम लोग रफेल का ही नेवल वर्जन। 26 रफेल मरीन और आ रहे हैं। 36 रफेल आए थे एयरफोर्स के लिए, और नेवल फोर्स के लिए 26 रफेल मरीन और आ रहे हैं। और देखिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहीं पर देना चाहूंगा कि भारत इस समय 3 नए एयरक्राफ्ट के ऊपर में काम कर रहा है। एक तो AMCA आपने देख लिया, और एक बात और देखिए, AMCA इज नॉट अ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ध्यान रखिएगा। ये 4.5 जनरेशन कहा जा रहा है, पूरी तरह से 5th नहीं है और 4th से एडवांस होगा। दूसरी तरफ हम लोग तेजस का एक सेकंड वर्जन बना रहे हैं, तेजस MK2, और तीसरा बना रहे हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली फॉर नेवल फोर्सेज। नेवल फोर्सेस को देखिए ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट ही चाहिए होते हैं, उनको सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए। यही कारण था कि नेवल फोर्सेज ने तेजस को लेने से मना कर दिया। अब दूसरी बात में हम लोग पीछे वाली न्यूज़ पर वापस आते हैं। देखिए अगर हम लोग ये वाली जो डील है जिस पर रशिया बात कर रहा है, इस पर अगर हम लोग वापस आ जाएं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो रशिया को। जो आप फायदा देख रहे हैं वो तो दिख ही रहा है कि रशिया का जो कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने का वो शेयर हो जाएगा। इसी कारण से वो चाहता है कि इसमें ट्राइलेटरल प्रोडक्शन हो, मतलब इंडिया और रशिया तो रहे, साथ ही साथ वो UAE को भी लेकर आ जाए, जिससे कि कॉस्ट शेयर हो जाएगी। एक तो ये बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज होगी, वो ये कि जैसे ब्रह्मोस हम लोगों ने को डेवलप की तो हमारे पास भी टेक्नोलॉजी आ गई। अब हम ये बना करके दुनिया का एक जो बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है, उस मार्केट को हम लोग टैप कर सकते हैं, उसको हार्नेस कर सकते हैं। ब्रह्मोस आज हम लोग कितने देशों में बेच रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं। तो ये अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हम को डेवलप करते हैं, तो एक तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ जाएगी, और दूसरी चीज कि हम लोग यहाँ से जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो ऐसे देशों में बेच सकते हैं, उन देशों में जो कि चाइनीज एयरक्राफ्ट और अमेरिकन एयरक्राफ्ट नहीं खरीदना चाहते या नहीं खरीद सकते, या तो लगे हुए किसी सैंक्शन के कारण, या फिर उनके साथ में उनके खराब रिलेशंस के कारण, या फिर कॉस्ट के कारण। इन तीनों ही चीजों में देखेंगे कि इंडिया अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट करता है और कोई एक टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो उम्मीद है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी तो होगी ही। तो यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉरेन रिजर्व भी कमाए जा सकते हैं, इसका भी स्कोप है।